नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल व कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम और फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सच्ची सहेली, महिलाओं की सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज से की मुलाकात। सीईओ फोरम में भी शामिल हुए पीएम। बांदा को मिली करोड़ों की सौगात। सीएम योगी ने किया कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। जनसभा को भी मुख्यमंत्री ने किया संबोधित। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई अहम बैठक में सभी राज्यों के डीजीपी होंगे शामिल। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ अभियान को लेकर बैठक में होगी चर्चा। राम मंदिर धन गबन मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी। लवकुश अनुकल्प करुणेश पांडे 40 घंटे की पुलिस कस्टडी में। राजधानी दिल्ली में मानसून का सितम। कई इलाकों में जल भराव में यातायात ठप। भारी बारिश में डूबा शहर। खुले सिस्टम की पोल। और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां राम मंदिर चोरी चढ़ावा मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर जहां आपको बता दें, दान चोरी के आरोपियों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। पुलिस ने करीब 30 बैंक खाते फ्रीज किए हैं। पुलिस ने सभी बैंक खातों का ब्यौरा जुटाया। इसके साथ ही जांच पूरी होने तक अकाउंट्स फ्रीज रहेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां परिवार के बैंक अकाउंट भी इस्तेमाल किए गए। आरोपियों ने दोस्तों परिचितों को भी रुपए दिए। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे, दान चोरी के आरोपियों के बैंक खाते फ्रीज किए गए हैं। पुलिस ने करीब 30 बैंक खाते फ्रीज किए हैं। इसके साथ ही बताते चले, पुलिस ने सभी बैंक खातों का ब्यौरा जुटाया है। अब इस पूरे मामले में लगातार एक्शन जारी है और इस बीच आरोपियों के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में रिमांड पर लिए गए तीनों आरोपियों ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया। आरोपियों ने बताया कि चोरी के रुपए अपने करीबियों और रिश्तेदारों के बैंक खातों में भेजते थे और उनसे अपने खातों में रकम ट्रांसफर करवाते थे, ताकि रकम का शोध छिपा रहे और शक न हो। ऐसे में बैंक डिटेल से इसकी पुष्टि हुई है और पूछताछ में तीनों आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे ने कई और राज उगले हैं, जहां अब बड़ी कार्रवाई हुई है। आरोपियों के बैंक खाते को फ्रीज कर दिया गया है। कोर्ट की अनुमति के बाद पुलिस ने सुबह करीब 7 बजे जिला जेल से आरोपियों को कस्टडी रिमांड पर लिया था। आरोपियों ने चोरी की घटना स्वीकार करते हुए बताया कि वे लगभग रोजाना रकम पार करते थे, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां दान चोरी के आरोपियों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर, जहां पुलिस ने करीब 30 बैंक खाते फ्रीज किए हैं। तो रिश्तेदार इस तरह करते थे दान की रकम को सफेद। हालांकि देखिए, सारा ब्यौरा जुटाया जा रहा है। जांच पूरी होने तक अकाउंट्स फ्रीज ही रहेंगे। तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर हर दिन नए बड़े खुलासे हो रहे हैं। रिमांड पर लिए गए हैं तीनों आरोपियों ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं, कई राज उगले हैं, जिसके बाद ये देखिए बड़ी कार्रवाई हुई है। दान चोरी के आरोपियों के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। पुलिस ने करीब 30 बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया है। पुलिस ने सभी बैंक खातों का ब्यौरा जुटाया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में रिमांड पर लिए गए तीनों आरोपियों ने पूछताछ में ये बड़ा खुलासा किया है। आरोपियों ने बताया कि चोरी के रुपए अपने करीबियों और रिश्तेदारों के बैंक खातों में भेजते थे और उनसे अपने खातों में रकम ट्रांसफर करवाते थे, ताकि रकम का शोध छिपा रहे और किसी को कोई भी शक ना हो। बैंक डिटेल से इसकी पुष्टि हुई है। पूछताछ में तीनों आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे ने कई बड़े राज उगले हैं,
जहां अब ये बड़ी कार्रवाई हुई है। आरोपियों के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे सूत्रों के मुताबिक पूछताछ से मिले इनपुट के बाद जांच की दिशा सीधे चोरी की रकम की बरामदगी की ओर बढ़ गई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को 14 कोसी परिक्रमा मार्ग स्थित ओसी बाग में लेकर गई, जहां चोरी की रकम का बंटवारा किया जाता था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रणवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणवीर, देखिए अब आरोपियों के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है, क्या कुछ और अपडेट? निश्चित तौर इस तरीके से चंदा चोरी में लगातार जांच चल रही है और जांच के बाद एक कहीं ना कहीं कार्रवाई की जा रही है। निश्चित तौर पे ये उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से बयान दिया था कि किसी भी प्रकार में एसआईटी दबाव में दबाव में काम नहीं करेगी, निष्पक्ष तरीके से जांच होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, यानी कि जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी, उनके अपराध के अनुसार उनको सजा मिलेगी। किसी भी प्रकार से कोई भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। जिस चंदा चोरी को उन्होंने अंजाम दिया है उनको कहीं ना कहीं चंदा चोरों को उनके किए की सजा मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने सनातन धर्म और सनातन प्रेमियों के जो भावना है उनके साथ कहीं ना कहीं उन्होंने खिलवाड़ किया है। उनको एक प्रकार से जो राम मंदिर का एक बहुत बड़ा पाप अभिशाप का इन्होंने काम किया है, उसी पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही एसआईटी का गठन किया, उन्होंने जैसे ही चोरी का मामला प्रकाश में आया एसआईटी का तुरंत गठन किया और गठन करने के बाद लगातार जो जांच रिपोर्ट आ रही है उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जा रही है। अब जो बैंक खाते मिले हैं इनको फ्रीज किया गया है और कहीं ना कहीं जो ये ईओडब्ल्यू के को ये जांच में एसआईटी के साथ ईओडब्ल्यू को इस जांच में सम्मिलित किया जा सकता है। इसका जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो आर्थिक अपराध अनुसंधान के जब टीम इस पे कहीं ना कहीं वो जांच करेगी तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो निकल करके आएगी। इन्होंने जो चंदा चोरी की वो कहाँ पर निवेश किया, किस तरीके से उन्होंने चंदा चोरी की, तो चंदा चोरी में सहयोगी कौन कौन थे, और उसके बाद में उन्होंने चंदा चोरी करके जो प्रॉपर्टी बनाई, चाहे वो बेनामी संपत्ति की बात करें, चाहे वो ज्वेलरी की बात करें, चाहे वो जमीनों की बात करें, उसमें इन्होंने कहाँ इन्वेस्ट किया, कहाँ इन्होंने पैसा लगाया, उस पर कहीं ना कहीं जांच होगी। एक पॉइंट पर जांच होगी। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि अब तक लगभग 200 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। जिस तरीके से अनिल मिश्रा और चंपत राय एक दूसरे पर अब कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। अनिल मिश्रा को कहीं ना कहीं एसआईटी अपराधी या इसमें मुलजिम बनाने की पूरी तैयारी है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है इनके खिलाफ जो सबूत मिल रहे हैं 70 बार इन्होंने, यानी कि 27 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक के जांच में, एक हफ्ते के जांच में 70 बार सीसीटीवी कैमरे में इनका जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। कई बार कैमरे बंद किए गए हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जो इन्होंने जो मंदिर का ट्रस्ट था, जो ट्रस्ट के अनुसार जो चंपत राय ने इनके ऊपर आरोप लगाया कि जो काउंटिंग करने वाले थे चंदा, उनके अनुसार बैठ करके जमीन पर बैठ करके चंदा के पैसे की गिनती होती थी, लेकिन अनिल मिश्रा ने इस पर बदलाव किया और कहीं ना कहीं मेज और कुर्सी में तब्दील किया, और जो भी मंदिर ट्रस्ट के अंदर जाते थे उनको कहीं ना कहीं वीआईपी प्रोटोकॉल और फर्जी रसीदों का भी एसआईटी ने कहीं ना कहीं भंडाफोड़ किया है। फर्जी रसीदें मिली हैं, फर्जी बारकोड मिला है। तीसरी सबसे बड़ी बात जो बैंक ने एक बताया कि 27 तारीख के बाद, यानी कि जब से आरोप लगा है उसके बाद प्रतिदिन 18 लाख से लेकर के 24 लाख से लेकर के 26 लाख रुपए तक बैंक में जमा हो रहे हैं, और उसके पहले चोरी के पहले 16 लाख से लेकर के 18 लाख रुपया प्रतिदिन बैंक में जमा होता था। तो यानी कि 7 से 8 लाख रुपए का जो अभी तक एक अनुमानित राशि है वो निकल करके आई है कि चंदा चोरी प्रतिदिन 7 से 8 लाख रुपए की चोरी की जा रही थी, क्योंकि बैंक में अब चोरी की जब से खुलासा हुआ है तब से कहीं ना कहीं 24 से 26 लाख रुपए प्रतिदिन बैंक में जमा हो रहे हैं। लेकिन उसके पहले ये जो है आंकड़ा सिर्फ 16 से 18 लाख था। तो कहीं ना कहीं जांच में लगातार निकल करके आ रहा है, जो चीजें निकल के आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो आम जनता है, जो आम जनमानस है, उस पर एकदम निष्पक्ष तरीके से, जिस तरीके से फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, और इनका एक उदाहरण है कि अपराधियों को अपराध करने के बाद उनको सजा मिली है। जिस तरीके से जिन्होंने अपराध किया है उनको सजा जरूर मिली है। उनके अवैध संपत्ति को ध्वस्त किया गया है, उनके यहाँ बुलडोजर चला है, उनको जेल भेजा गया है। हालांकि अभी इस मामले में कुल 8 लोगों को ही जेल भेजा गया है। ये भी कहीं ना कहीं जो हिंदू समाज है, जो सनातन समाज है, वो इस चीज का जरूर इंतजार कर रहा है कि जो चंपत राय, अनिल मिश्रा और जिस तरीके से
विद्यागिरी महाराज का नाम जो कोषाध्यक्ष है उनका नाम जो निकल कर आए, इन सब की इसमें कितनी भूमिका है इसका भी जांच करना बहुत आवश्यक है। हालांकि चंपत राय ने दावा किया है कि चंदा चोरी मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, ये कलंक है मेरे ऊपर, इस कलंक को हम बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएंगे और इसका निष्पक्ष तरीके से जांच हो। जब एसआईटी फाइनल रिपोर्ट लगाएगी तब कहीं ना कहीं हम उस पर अपनी बातों को, अपनी चीजों को रखेंगे। हालांकि उन्होंने पत्र भी लिख करके वारंट किया है और दूसरा कई धर्म गुरुओं ने भी कहा है कि 1991 से लेकर के अब तक चंपत राय ने जिस तरीके से अयोध्या और रामलला की सेवा की है वो कहीं ना कहीं भुलाया नहीं जा सकता है। चंपत राय ने अयोध्या के लिए, राम मंदिर के लिए तमाम मेहनत किया है, लेकिन ये चंदा चोरी बिल्कुल। रणवीर, क्या लगता है, अब देखिए अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है और ऐसे में कार्रवाई क्या होगी अगली पुलिस की? क्या और भी बैंक खातों के डिटेल्स निकाले जाएंगे और भी बैंक खातों अकाउंट्स को सीज किया जाएगा और इसके साथ ही क्या अब ईडी की भी एंट्री होगी? देखिए जिस तरीके से सरकार ने मंशा बनाया है ईओडब्ल्यू यानी आर्थिक अपराध अनुसंधान की जो टीम है वो कहीं ना कहीं इस पे जांच करेगी। दूसरा सबसे बड़ी बात है जो अकाउंट्स में पैसे मिले हैं, जहां पर पैसा जमा करने की संभावनाएं निकल करके आ रही हैं, उन अकाउंट्स को कहीं ना कहीं फ्रीज किया गया है। लेकिन जिनके अकाउंट फ्रीज किए गए और अगर उन्होंने अपने बैंक खाते के लेन देन को अगर उन्होंने रिकॉर्ड तरीके से, सही तरीके से अगर उन्होंने दे दिया, एसआईटी को दे दिया या उन्होंने उनके समझ प्रस्तुत कर दिया तो उनके बैंक अकाउंट खातों को कहीं ना कहीं रिलैक्स किया जाएगा। लेकिन अगर वो ये चीज नहीं दे पाए तो कहीं ना कहीं उन खातों से वो कोई भी लेन देन नहीं कर पाएंगे। दूसरा सबसे बड़ी बात है जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कड़ियां खुलती चली जा रही हैं, सहयोगी निकल कर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है इन्होंने किन लोगों के नाम पर इन पैसों का गबन किया और पैसे इन्होंने कहाँ लगाए। अयोध्या में जो चंपत राय, अनिल मित्रा और तमाम इनकी जो टीम है इन सबको पता था कि अयोध्या में किस लोकेशन की जमीन की वैल्यू क्या है, इनको किस तरीके से पैसों का खपत किया जाए। कहीं ना कहीं ये जो धातु है, चाहे वो सोने की ज्वेलरी बात करें चाहे हीरे की बात करें, इसको इन्होंने बरामद करके जो इन्होंने दिखाया कि ये सब टूटे नहीं है, ये सब चोरी नहीं हुए हैं, ये सब यहाँ पर है। इसमें एक सबसे बड़ी मजबूरी जो चोरों के सामने निकल करके आ रही थी कि वो इन धातुओं को, ये इन प्रोडक्ट को कहाँ बेचते। अगर ये श्री रामचरितमानस चुरा करके लेकर के जाते तो ये कहाँ बेचते? कोई ना कोई तो इनको बेचने का खरीदार चाहिए था। ऐसे में इन चीजों को सेटल नहीं कर सकते थे, कायम नहीं कर सकते थे, बेच नहीं सकते थे। बेचते तो भंडाफोड़ होता। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को इन्होंने बहुत ज्यादा टच नहीं किया है, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट ने जो वीडियो फुटेज जारी करके बताया है कि ये सब चीजें सुरक्षित है, तो ये सब चीजें सिर्फ इसी वजह से सुरक्षित है क्योंकि ये इनको कहीं किनारे नहीं लगा सकते थे। यानी कि रामचरितमानस से लेकर के जो मुकुट था, जो तमाम ऐसी चीजें हैं, उनको ये बेच नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने उसकी चोरी नहीं की। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अयोध्या को कलंकित किया है उस तरीके से इनको जरूर सजा मिलनी चाहिए। इनके कलम के अनुसार इनको सजा मिलनी चाहिए और जरूर सजा मिलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और जांच निष्पक्ष तरीके से चल रही है। जांच की कड़ियां लगातार बढ़ रही है, जांच में अपराधी और दोषी लगातार बढ़ रहे हैं, पूछताछ करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे साफ है कि किसी भी प्रकार से जांच पर कोई दबाव नहीं है। बिल्कुल रणवीर, तो अगली कार्रवाई पर सबकी नजर है कि क्या कुछ अगली कार्रवाई होती है पुलिस की। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर करारा हमला बोला है। 2017 से पहले समाजवादी पार्टी सरकार पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले किसान खेत में जाने से डरता था, पहले भूमाफियाओं का राज था, 2017 से पहले यूपी में पलायन होता था, नौजवानों के सामने रोजगार का संकट था, पहले बेटियां असुरक्षित थी, लेकिन 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में लगातार विकास की गति से विकास कार्य हो रहे। इसके साथ ही साथ बेटियां अब अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, नौजवानों को रोजगार मिलता है। इसके साथ ही कई बातों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर जमकर बरसते हुए नजर आए। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले राज्य में माफियाओं और डकैतों का आतंक था, बेटियां और व्यापारी असुरक्षित थे, किसानों को खतरा था और नौजवानों के सामने भारी रोजगार के संकट थे। और ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों में किसान अपने खेत में जाने से डरता था और उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। 2017 से पहले प्रदेश में भूमाफिया, खनन माफिया और वन माफिया हावी थे। माफिया गरीबों की जमीन पर कब्जा करते थे, लेकिन 2017 के बाद से स्थिति बदली।
नियुक्ति की सिंचाई की सुविधाएं हो पाई थी, न नौकरी थी, न रोजगार था, न सुरक्षा की कोई बेहतर व्यवस्था थी। थाने में एफआईआर भी नहीं होती थी। नौजवान प्लान कर रहा था, अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, व्यापारी भय के साए में जी रहा था, बेटी असुरक्षित थी और वह बुंदेलखंड अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा। आज मुझे आकर के अच्छा लगता है, अब बुंदेलखंड बेहतरीन कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। पेयजल की सुविधा तैयार हो रही है, हर खेत को पानी की सुविधा प्रदान करने की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अब जब सरकारी नौकरी के विज्ञापन निकलते हैं और फिर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होती है, तो नियुक्ति पत्र वितरण करते समय मैं देखता हूं कि हमारे बांदा के नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हैं। जो कभी सपना था, आज वह साकार हो रहा है। उस सपने को साकार किया है डबल इंजन की इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और उस सपने को साकार करने के लिए अगर श्रेय किसी को दिया जा सकता है तो आप सभी जनता जनार्दन इसकी हकदार है, क्योंकि आप ही ने प्रकाश द्विवेदी को भी जिता के भी। और एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे उत्तर प्रदेश से, जहां पर उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन होगा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में फिर से वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन होगा। वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। इसके साथ ही बलिया से मंत्री दानिश आजाद का ये बड़ा बयान सामने आया है। वक्फ बोर्ड में महिलाएं भी शामिल होंगी और केंद्र के वक्फ संशोधन अधिनियम लागू होगा। ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां यूपी वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन होगा। वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। बलिया से मंत्री दानिश आजाद का ये बड़ा बयान सामने आया है। वक्फ बोर्ड में महिलाएं भी शामिल होंगी और इसके साथ ही केंद्र के वक्फ संशोधन अधिनियम लागू होगा। तो दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई, जिसके पीछे का मकसद था कि वक्फ की संपत्तियों को बेहतर रख रखाव हो। 2024 के वक्फ संशोधन नियम के तहत जो नए टीम बनेगी, नए वक्फ बोर्ड का गठन होगा, उसमें पिछड़े पसमानदा मुसलमान भी होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य के वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया, जिसके बाद मंत्री आजाद अंसारी का ये बड़ा दानिश आजाद का ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि अब अल्पसंख्यक केंद्र की मोदी सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम लेके आई, जिसके पीछे का मकसद ये था कि वक्फ की संपत्तियों को उसका बेहतर रखरखाव हो और उसका बेहतर मैनेजमेंट। इसके लिए कई सारे सकारात्मक संशोधन भी किए गए वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 के माध्यम, जिसके तहत नए जो वक्फ की जो टीम बनेगी, जो वक्फ बोर्ड का गठन होगा, उसमें पिछड़े पासमानदा जो मुसलमान है उनका रिप्रेजेंटेशन होगा, जो महिलाएं हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे जो तमाम और भी मुस्लिम समाज के अलग अलग वर्ग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हमारे 2 ऐसे सदस्य का भी नॉमिनेशन उसमें होना है जो नॉन मुस्लिम है। तो 2 अमेंडमेंट लेके आए, जो प्रावधान केंद्र सरकार लेके आया, तो उस प्रावधान के अनुसार मध्य प्रदेश में या तमाम जगह प्रस्तावित है बोर्ड का गठन होना, और यकीनी तौर पर पारदर्शी व्यवस्था हो, सुचारू रूप से वक्त का प्रबंधन चले। और एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, जहां लखनऊ में हुए अग्निकांड से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां लखनऊ के अलीगंज में अग्निकांड हुआ, जिसके बाद लगातार एक नए बड़े खुलासे हो रहे हैं, और इस बीच इसी से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जो अग्निकांड मामले में एसआईटी की बड़ी रिपोर्ट तैयार हो गई है। 18 आईएएस और पीएसएस अफसर की कार्रवाई की इज्जत में है। 52 अवर अभियंता, सहायक अभियंताओं की सूची एसआईटी को भेजी गई है। एलडीए में तैनात अधिकारियों की भूमिका की भी जांच दायरे में आ चुकी है, और ऐसे में 2016 से 2024 तक तैनात रहे
अधिकारियों की जांच होगी। एसआईटी ने घटनास्थल का 2 बार निरीक्षण कर बयान दर्ज किए हैं। 14 अधिशासी और अधीक्षण अभियंता भी इस सूची में शामिल है और इसके साथ ही आईएएस और पीसीएस अफसरों की भूमिका की भी जांच दायरे में आ चुकी है। एलडीए ने 9 आईएएस और 9 पीसीएस अफसरों के साथ ही एसआईटी को सौंपी है और ऐसे में लगातार जांच और एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। जहां लखनऊ अग्निकांड मामले से ये जुड़ी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अग्निकांड मामले में एसआईटी की बड़ी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। 18 आईएएस और पीसीएस अफसर भी कार्रवाई के जद में हैं। लगातार जांच प्रक्रिया तेजी के साथ किया जा रहा है। 52 अवर अभियंता और सहायक अभियंताओं की सूची एसआईटी को भेजी गई है और एलडीए में तैनात अधिकारियों की भूमिका जांच के दायरे में है। ये बड़ी खबर 2016 से 2024 तक तैनात अधिकारियों की जांच होगी। एसआईटी ने घटनास्थल का 2 बार निरीक्षण कर बयान दर्ज किए हैं। 14 अधिशासी और अधीक्षण अभियंता भी सूची में शामिल है। आईएएस और पीसीएस अफसरों की भूमिका की भी जांच दायरे में आ चुकी है। एलडीए ने 9 आईएएस और 9 पीसीएस अफसरों के नाम एसआईटी को सौंपी है और ऐसे में अब इंतजार है कि क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं और सबकी नजर इस रिपोर्ट पर टिकी हुई है। लेकिन इस बीच लगातार एक्शन लिया जा रहा है, बड़ी कार्रवाई हो रही है और इस बीच आपको बता दें कि 52 अवर अभियंता और सहायक अभियंताओं की सूची एसआईटी को भेजी गई है। एलडीए में तैनात अधिकारियों की भूमिका की भी जांच दायरे में और इसके साथ 2016 से 2024 तक तैनात अधिकारियों की जांच होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रणवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणवीर, देखिए अब पूरी रिपोर्ट एसआईटी को भेज दी गई है, क्या कुछ और अपडेट है इस पूरे मामले में? अग्निकांड मामला हुआ है अलीगंज का, उस पर कहीं ना कहीं अब एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। जो अवर अभियंता थे, जो पीसीएस अधिकारी थे, उनके नामों की सूची एसआईटी को कहीं ना कहीं शासन स्तर पर भेज दी गई है। लेकिन आज विहित प्राधिकारी न्यायालय में आज ये तीसरे दिन सुनवाई होगी, जो कि विहित प्राधिकारी लालबाग लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो है वो अतुल कुमार, वो उसकी सुनवाई करेंगे। हालांकि वीरेंद्र शुक्ला की तरफ से जब अधिवक्ता पहले दिन प्रस्तुत हुए तब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे कोई नोटिस नहीं मिली है, मुझे नोटिस मिले उसके बाद में कहीं ना कहीं उसका हम जवाब दाखिल करेंगे। उस पर 2 दिन का मांग किया उन्होंने, लेकिन 1 दिन की मोहलत दी गई। 1 दिन का मोहलत देने के बाद अब लखनऊ विकास प्राधिकरण ने कल जब दूसरे दिन की सुनवाई की तो उन्होंने अपना जवाब प्रस्तुत किया। यानी कि जो वीरेंद्र शुक्ला की तरफ से जो अधिवक्ता आए थे उन्होंने जवाब प्रस्तुत किया। जवाब प्रस्तुत करने के बाद में आज का डेट रखा गया है। आज कहीं ना कहीं वीरेंद्र शुक्ला की तरफ से अधिवक्ता वहां पर पहुंचेंगे और लखनऊ विकास प्राधिकरण के न्यायालय में इस पूरे प्रकरण की कार्यवाही की सुनवाई होगी और उसके बाद कहीं ना कहीं फैसला किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जो वीरेंद्र शुक्ला के जो अधिवक्ता है उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे जो मकान है उसका कहीं ना कहीं मकान का नक्शा पास है, हम वहाँ पर जो कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी उस पर कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कार्रवाई हो सके, लेकिन हम उसको कमर्शियल से हटा करके उसको हम आवासीय में परिवर्तित करेंगे और कहीं ना कहीं इसकी हम कंपाउंडिंग दाखिल करेंगे। अब हमको समय मिलेगा, हम उसका जवाब देंगे। बिल्डिंग की सुनवाई हो रही है अभी, अब के कुछ ही देर बाद ये लखनऊ विकास प्राधिकरण का जो न्यायालय है लालबाग, उसमें इस बिल्डिंग से संबंधित सुनवाई होगी। जो वीरेंद्र शुक्ला के अधिवक्ता है वो वहां पर पहुंच रहे हैं। 4 बजे तक का उन्होंने समय मांगा था। विहित प्राधिकारी ने कहा था कि 4 बजे तक हम आपको समय देते हैं, 4 बजे के पहले आ करके आप उस पर अपना कहीं ना कहीं जवाब दीजिए। अगर आज विहित प्राधिकारी न्यायालय से उनके बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण का आदेश होता है तो कहीं ना कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण का जो पीला पंजा है वो उनके अवैध निर्माण पर कहीं ना कहीं चलेगा। क्योंकि जिस तरीके से 15 होनहार बच्चों ने अपने जान गंवाए थे, उससे कहीं ना कहीं उस बिल्डिंग की लापरवाही की वजह से वहाँ के जो कोचिंग संस्था संचालक थे उनकी लापरवाही से 15 बच्चों की वहाँ पर कहीं ना कहीं जान गई थी। लेकिन अगर पूरे मामले को देखा जाए तो कहीं अपना जिस तरीके से फायर विभाग ने लापरवाही की, यानी कि लगभग 2 घंटे से लेकर के ज्यादातर वहां पर अग्निकांड हुआ, आग चलती रही, लेकिन आधे घंटे से ज्यादातर बच्चे वहां पर दोबारा फायर विभाग को उन्होंने फोन किया। 10 से 15 मिनट में वहां पर फायर विभाग पहुंच सकती थी, लेकिन फायर विभाग ने वहां पहुंचने में लगभग 45 मिनट का समय गंवाया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो दम घुटने की वजह से उन बच्चों की जान गई। कुछ बच्चे कूदे, उसमें घायल हो गए। लेकिन एक बात देखिए कि जिस तरीके से बच्चे ने पूरी कोशिश की, वहां पर कोई नाबालिग बच्चा नहीं था, सभी बच्चों का एज कम से कम 18 साल से लेकर के 30 साल 32 साल तक
सब जागरूक बच्चे थे। उन्होंने अपने मोबाइल के माध्यम से फायर विभाग को भी उन्होंने सूचना दी, पुलिस को उन्होंने सूचना दी, अपने परिवार के लोगों को सूचना दिया अग्निकांड का कि आग लगी हुई है। बच्चों ने किचन और बाथरूम में जाकर के अपने आप को बचाने का कोशिश किया, लेकिन जिस तरीके से शासन प्रशासन और फायर विभाग लापरवाह बना रहा, उससे एक दुखद घटना हुई और कहीं ना कहीं 15 बच्चों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो इस मामले में कार्रवाई जरूर होनी चाहिए ताकि ये नसीहत बने, ये नजीर बने। इस तरीके से अगर अधिकारी लापरवाही करेंगे तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना मानी जा रही है। पहले चारबाग में होटल में आग लगा, उसके बाद लेवाना स्वीट्स में आग लगा, उसके बाद अब ये जो अग्निकांड हुआ ये काफी दुखद रहा और इस पर भी लखनऊ विकास प्राधिकरण से लेकर के जो फायर विभाग है वो कहीं ना कहीं कार्रवाई की जद में है और इस पर जरूर कार्रवाई होगी। हालांकि अब ये समय बता कि किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है। आज न्यायालय में सुनवाई होना है, 4 बजे तक का मोहलत मांगा है। 4 बजे तक अभी वीरेंद्र शुक्ला के अधिवक्ता पहुंचेंगे और वो अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से निर्णय लिया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इंतजार है कि अब 2016 से लेकर 2024 के तहत जो भी उस समय अधिकारी तैनात थे उन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। और सवाल ये भी है कि अगर दोषी पाए जाते हैं तो क्या प्रशासनिक के साथ साथ विभागीय जो है कार्रवाई के साथ साथ क्या आपराधिक कार्रवाई भी होती है। अपने आप में ये बड़ा सवाल है और सभी को इंतजार है कि आखिर क्या कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे भारत अपडेट। नमस्कार। जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट बताया जाएगा, तब सच के बाकी रंग कौन